Hello students, today we are going to start our very first topic of 12, that is solid state. I am Rishpesh Katia, powered by NJ classes. तो आज हम solid state start करते हैं. This is a very first topic of 12 और रिसेंट ईयर्स में बात करें तो बोर्ड में भी इसका काफी ज्यादा अच्छा वेटेज है, या फिर स्टेट बोर्ड की बात करें या फिर CBSE ICSE बोर्ड की बात करें, एज वेल एज इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट, इसमें भी काफी अच्छे और बेसिक्स पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इन द सॉलिड स्टेट चैप्टर, राइट? So let's start with this particular chapter. So the very first question that comes in my mind is कि why we are supposed to study the solid state. मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ना क्यों है? इसका द सिंपलेस्ट आंसर इज जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में हैं, मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स इन अवर सराउंडिंग इज सॉलिड. जितनी भी चीजें, एज यू कैन से, आई हैव पोस्टेड सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ माय सराउंडिंग. जैसे आपके रूम में टेबल चेयर डेफिनेटली होगा, दिस इज अवर टेबल चेयर एंड दिस इज अ रेफ्रिजरेटर, जिसके सबसे ज्यादा अभी यूज हो रहा है. आप लोग घर पे हो तो इसमें आपको फेवरेट चीजें भी प्लेस्ड हैं. यू कैन सी फिशेस, वाटर बॉटल, चिप्स, काजूस, कैशूज एंड सो ऑन, राइट? एज वेल एज यहाँ पे फैन भी पड़ा हुआ है. तो मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स अगर मैं सराउंडिंग में देखूं, दे ऑल बिलोंग्स टू सॉलिड स्टेट. मैं अपने आसपास सराउंडिंग की चीजें कर देखूं तो इन माय फ्रंट देयर इज अ लैपटॉप, इन माय रिस्ट आई हैव अ रिस्ट वॉच, साइड में पेन टैब पड़ा हुआ है, माय स्मार्टफोन पे, ऑल आर सॉलिड. तो इसीलिए जब हम सॉलिड स्टेट की बात करने जा रहे हैं अपने सराउंडिंग में, जब मैक्सिमम चीजें सॉलिड स्टेट में पड़ी हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि वी नीड टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और किस किस टाइप के सॉलिड्स अवेलेबल इन द अवर नेचर, और कितने टाइप के सॉलिड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग आल्सो. ठीक है, दिस इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टडी द सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड. ये हमने अपनी फाउंडेशन क्लासेस दैट इज 10th और 9th में भी पढ़ा होगा. बस मैं उसे एक बार क्विकली ब्रश अप करवाना चाहता हूँ उनको. The first and the most important characteristics is कि solids are having definite mass, volume and shape. जो solids होते हैं उनका mass, volume and shape हमेशा फिक्स रहता है, भले ही उन्हें किसी एक प्लेस से किसी और प्लेस में ले जाया जाए. उसके सॉलिड्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उनके मासेस पे, ना ही उनके वॉल्यूम पे, neither in their shape. सेकेंड पॉइंट इज शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस. एज यू ऑल नो, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो लिक्विड्स और गैसेस के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा छोटा होता है. इसीलिए किसी भी फिक्स मास के अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कैरी करेगा सॉलिड, बिकॉज दे हैव द शॉर्टेस्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. ये सारी चीजें हमने 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ी होंगी. स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब अगर सॉलिड्स जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल्स के बीच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अवेलेबल रहता है. इसीलिए जनरली हम देखते हैं जो सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई, बिकॉज they are attracted towards each other with a strong intermolecular forces, right? Next point, they have the fixed position of constituent particles. Solid particle do not tend to move with respect to each other. तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करते हैं, because they are connected with a strong intermolecular force. तो ये वाला जो पॉइंट है कि they are fixed position of constituent particles that is complemented by strong intermolecular forces. Strong intermolecular forces की वजह से ही they are not able to move with respect to each other. That is why they are having fixed position of constituent particles. अब what types of constituent particle that they can have? एक सॉलिड में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं? दे कैन बी एटम्स. कोई सॉलिड एटम से मिलके बना हो सकता है ना? एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आप सबने पढ़ा होगा. सेकंड इज आयंस. आयंस का मतलब क्या होता है? तो एक स्पीशीज जिसमें या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड से कम, दैट आर नोन एज आयंस, जिसे हम चार्ज्ड पार्टिकल भी बोलते हैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में. एंड द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स. तो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलके कोई भी सॉलिड्स बना हो सकता है, जिन्हें हमें इस करिकुलम में, इस चैप्टर में पढ़ना है. वी हैव टू डील विद द सॉलिड्स. दे कैन बी मेड अप ऑफ आइदर एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. इनकम्प्रेसिबल का मतलब आप अगर किसी सॉलिड को आप टैप करोगे या फिर उसे कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं. बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है. एंड दे आर क्वाइट रिजिड इन नेचर. आप उसको इजिली पुश या पुल या उसे दबा नहीं कर सकते, उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते. ठीक है, these are the some general characteristics that a solid can
कैरी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के बारे में बेसिक आइडिया लेने के बाद वी आर गोइंग थ्रू द कोर ऑफ द चैप्टर। पहले मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दिया कि व्हाट आर द सॉलिड्स एंड सो ऑन। अब हम जा रहे हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। So as you can see, on the basis of arrangement of constituent particles, solids can be classified as, जो constituent particle हैं उनके arrangement के basis पे हम solids को दो category में बांट सकते हैं. What are those categories? First is crystalline solid and second is amorphous solid. Crystalline solid as well as amorphous solid. हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. अब स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम इन सारी चीजों को देखेंगे कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड व्हाट आर अमोर्फस सॉलिड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द स्टडी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं? सॉलिड्स विच आर हैविंग डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप. ऐसे सॉलिड्स जिनका एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होता है उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं. मतलब इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है. ये अभी डेफिनेटली मैं आपको डायग्राम के थ्रू और एक्सप्लेन करूंगा. द सेकंड पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ऑर्डर्ड. इनका जो अरेंजमेंट होता है किसी भी सिस्टम के रिस्पेक्ट में वो एकदम ऑर्डर्ड होता है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट ऑर्डर्ड? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. ऑर्डर्ड का मतलब, अगर कोई क्रिस्टल है जिसमें ए और बी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो इसका जो अरेंजमेंट का ऑर्डर है वो एकदम सिमेट्रिकल रहेगा. मतलब उसमें सिर्फ ए और बी ही मिलेगा. ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी एंड सो एंड सो. सिमिलरली इधर भी ए एंड बी, ए एंड बी, इधर भी ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी एंड सो. तो इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे साफ जो लिखा हुआ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है क्या कि दे आर हैविंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एज ऑर्डर. यहाँ पे ऑर्डर क्या हो रहा है? ए बी के बाद फिर से ए बी रिपीट हो रहा है, फिर ए बी के बाद ए बी रिपीट हो रहा है. तो आई एम डैम श्योर कि ए बी के बाद फिर से ए बी का है रिपीटिंग यूनिट होगा. इसीलिए इन द फर्स्ट पॉइंट आई हैव सेड कि दे हैव अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप. इनका एक फिक्स्ड शेप होता है ना. दैट इज इनका अरेंजमेंट मैंने बताया, ए बी देन ए बी देन ए बी देन ए बी. मतलब वी ऑल नो कि ए बी के बाद फिर से ए बी आएगा इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल. फिर क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल व्हिच रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल. मतलब यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल होता है जो खुद को बार बार रिपीट कर करके पूरा एंटायर क्रिस्टल बना देता है. मतलब क्या हुआ? सपोज अगर मैं अपने रूम के, आपके रूम्स के जहाँ पे आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनकी मैं बात करूं तो दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. वो ब्रिक्स से मिलके बने हुए. अब ब्रिक्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट आप फिक्स करोगे तो ब्रिक्स का रेगुलर अरेंजमेंट फिक्स करने के बाद व्हाट यू कैन हैव इज आपको पूरा कंप्लीट वॉल मिलता है. सिमिलरली यहाँ पे भी ए बी का मैंने रेगुलर अरेंजमेंट किया हुआ है. ए बी फॉलोड बाई ए बी फॉलोड बाई ए बी फॉलोड बाई ए बी. इसका बार बार इसको पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? आई हैव रिटन ओवर हियर पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल. मतलब इसको बार बार इसे हम रिपीट करेंगे ए बी एंड ए बी को. तो वी हैव अ कंप्लीट क्रिस्टल ऑफ ए बी एंड ए बी. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि यू कैन सी यहाँ पे ए बी का बहुत ही लंबा सा एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर आ जाता है. अब बी, यहाँ बी के बाद ए आएगा, इधर ए के बाद बी, हियर यू कैन सी ए के बाद बी, इधर बी के बाद ए. सिमिलरली हम बहुत बड़ा क्रिस्टल बनाते चले जा सकते. ठीक है. तो आई वो होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी. तो अभी और एग्जांपल्स इसके देखते हैं. इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे यहाँ पे एग्जांपल है NaCl एंड क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल एग्जांपल है, आपने जरूर सुना होगा इसका नाम. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज NaCl एक्सेट्रा. तो ये होते हैं हमारे लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब इनको मैं डायग्राम एक बार फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो मैंने बोला कि दे हैव अ रिपीटेड यूनिट. तो सपोज ए के बाद बी बना, बी के बाद फिर से ए आया, ए के बाद फिर से बी बना, ए बी. इस तरह से क्रिस्टल आगे ग्लो करता चला जाएगा. इधर भी क्रिस्टल ग्लो करता चला जाएगा लाइक दिस. बस हमें इतना इंश्योर करना है कि ए के बाद बी आना चाहिए और बी के बाद ए आना चाहिए. ए के बाद क्या से आना है? फिर से बी. इधर भी क्या आना है? ए. इधर ए के बाद बी, सिमिलरली ए. तो जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड. इस तरीके का सॉलिड, इस तरीके का. डैश डैश का मतलब है ये फिर से एक दूसरे को रिपीट करेंगे सो दैट पीरियोडिकली. अभी मैंने बताया था पीरियोडिकली मतलब
ये आपस में खुद को बार बार रिपीट करेंगे और व्हाट दे गोना डू, वो इस क्रिस्टल को कंप्लीट कर, ये फिर से ऐसे एंड सो ऑन, हियर आल्सो एंड सो ऑन, फिर से इधर बी का एक क्रिस्टल, हियर आल्सो ए बी। तो एज यू कैन सी जो मैंने क्रिस्टल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये क्रिस्टल बिलोंग करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को। इस टाइप के सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा, आप लोग घर पे कॉपी लीजिए और बनाते चले जाइए, क्रिस्टलाइन सॉलिड कभी भी खत्म नहीं होगा। एज यू कैन सी यहाँ पे एक यूनिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज ए बी। यहाँ पे जो ए बी है का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, हम इसको कहीं भी ढूंढ सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। ये देखिए वी हैव आल्सो गॉट ए बी, तो ए बी करके ही बार बार चीजें रिपीट हुई हैं। दिस इज आल्सो ए बी, दिस इज आल्सो ए बी, इस बी के साइड में भी एक ए होगा, दिस इज आल्सो ए बी, दिस इज आल्सो ए बी। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे ए बी का रेगुलर अरेंजमेंट है, और ये पीरियोडिकली बार बार बढ़ के पूरे क्रिस्टल को कंप्लीट करता जा रहा है। तो इस टाइप के सॉलिड्स को हम बोलते हैं, दे आर क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बाद अब हम फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड, जो एमॉर्फस वर्ड है वो एमॉर्फोस नाम के एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ होता है, जिसका नाम होता है नो फॉर्म। तो एमॉर्फो मतलब नो फॉर्म। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में था उसका जस्ट अपोजिट है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फो का मतलब नो फॉर्म, मतलब इसमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होगा। कोई भी एटम किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ किसी भी रैंडम डायरेक्शन में कोई भी कहीं भी कुछ भी आ, इस टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अगर अरेंजमेंट होता है, इस टाइप के सॉलिड्स को हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इट इज कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ इरेगुलर शेप। इसमें जो शेप होता है पार्टिकल का वो काफी ज्यादा इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब इसमें बहुत सारी रेंडमनेस निकलती है। बाकी जस्ट अपोजिट, रेगुलर और periodically पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ओवर शॉर्ट रेंज। मतलब इसमें जो पैटर्न मिलता है हमें कोई चीज रिपीटेड का, उसका बहुत ही छोटा सा स्पैन होता है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए रिपीट होता है। मतलब आप यू बोल नहीं सकते कि वो चीज रेगुलर इंटरवल पे जरूर और जरूर रिपीट होगी, जैसा हम बोल सकते थे इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं कोट करूं तो यू विल डेफिनेटली गोना अंडरस्टैंड दिस। ओके फाइन, द एग्जांपल इज, सपोज मैंने क्रिस्टल बनाया ए बी, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे किसी भी पार्टिकल का कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। कोई भी पार्टिकल कहीं भी आ रहा है, कोई भी पार्टिकल किसी से भी ऐड होता चला जा रहा है। तो जब इतना रैंडमनेस होता है बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो इस टाइप के सॉलिड्स को हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड, लाइक दिस। कोई भी रैंडम कहीं भी बना दीजिए, ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी के बाद बी, जो मर्जी जैसा मर्जी बना दीजिए आप, बस रैंडम, लाइक दिस। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिस्क्रीट तरीके से एक सॉलिड बनाया हुआ है क्रिस्टल में। मतलब यहाँ पे कोई चीज आपको बार बार रिपीटेडली नहीं मिलेगी। ए के बाद कभी ए आ रहा है, ए के बाद कभी बी आ रहा है, तो कोई भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। इसलिए इस टाइप के सॉलिड्स को हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इस टाइप के सॉलिड्स को हम बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड्स। हाँ, this type of solids are known as amorphous solid. Amorpho means no form. बाकी the third point was regular or periodically pattern is observed over short range distance, as you can see in the diagram. यहाँ पे कोई भी पार्टिकल बार बार रिपीटेड नहीं हो रहा है। कोई भी पार्टिकल किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बाद डेफिनेटली नहीं आ रहा है। आप ये नहीं बोल सकते ए के बगल में डेफिनेटली बी ही आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। हियर यू कैन सी ए के साथ ए आ रहा है, ए के साथ बी आ रहा है, एज वेल एज बी के साथ भी बी आ रहा है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं एक दूसरे के साथ आने की, सारी की सारी यहाँ पे देखी जा सकती हैं इन द डोमेन ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये जो क्रिस्टल के लिए मैंने आपको बता रखी सारी चीजें, ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। राइमिंग बन गई। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब ये बार बार आप खुद को रिपीट नहीं करते हैं, दैट इज वाई दे आर सॉर्टेड एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर था,
बिकॉज वहां पे ए के बाद डेफिनेटली बी आएगा, बी के बाद डेफिनेटली आएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, देयर इज अ रैंडमनेस, दैट इज व्हाई इस टाइप के सॉलिड्स को हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। इनके एग्जांपल्स ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स, इसमें रबर भी प्लेस कर सकते हैं, दे ऑल आर नोन एज अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा क्लियर होंगी। अब इसके बाद क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड की दो नई प्रॉपर्टीज हैं जिसपे काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, दे आर आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक। व्हाट इज आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक का मतलब है ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज such as electrical conductivity, thermal conductivity, all other properties are same in all directions। मतलब क्या होगा, इसको मैं डायग्राम से ज्यादा अच्छे से आपको बेटर एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आई एम ड्रॉइंग अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, वही ए बी वाला। तो जल्दी से हम फॉर्मेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एज यू कैन सी दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी ए के बाद डेफिनेटली बी आ रहा है और बी के बाद डेफिनेटली आई एम गोना राइट ए, लाइक दिस। फिर बी है, बी के बगल में ए बनाना है, ए के साइड में बी बनाना है, बिकॉज यहाँ पे पैटर्न फिक्स्ड है कि ए के बगल में डेफिनेटली बी ही आएगा और बी के बगल में हमेशा ए ही आएगा। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में देखें, ये चीज आपको इंश्योर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप ये चीज इंश्योर नहीं करोगे तो वो एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा, वो कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जहां भी ए लिखा हुआ है उसके बगल में बी लिख रहा हूँ, और जहां भी बी लिखा हुआ है उसके बगल में ए लिख रहा हूँ, राइट। अब देखो जरा फटाफट, मैं दो डायरेक्शंस बना रहा हूँ यहाँ पे, जरा अच्छे से उन्हें ऑब्जर्व करने हैं। तो आई एम ड्रॉइंग अ डायरेक्शन लाइक दिस, दिस इज द वेरी फर्स्ट डायरेक्शन जिसका नाम हम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं हम गिविंग दिस पर्टिकुलर थिंग नेम एज, इसका नाम है एक्स वाई डायरेक्शन। और एक और डायरेक्शन में बनाना चाहता हूं so that we can easily understand this, that is this direction। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको लिखते हैं x2 और this gonna be y2, this is y2 x2 direction, this is x and y direction। Suppose I have taken a measurable property, measurable properties can be anything, thermal conductivity or anything। अब उस प्रॉपर्टी को आपने मेजर किया इन द एक्स वाई डायरेक्शन, तो एक्स वाई डायरेक्शन में आप उसे मेजर करोगे तो एक्स वाई डायरेक्शन में जरा ऑब्जर्व करो क्या क्या चीजें आ रही हैं इन द एक्स वाई डायरेक्शन। पहले आपको ए मिला, ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका, बी इज ऑल्सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बट ए की प्रॉपर्टीज बी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो पहले ए मिला फॉलोड बाय बी, फिर ए मिला फॉलोड बाय बी, ए मिला फॉलोड बाय बी। तो अगर आप एक्स वाई डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी मेजर करोगे और उसकी वैल्यू आपने एज्यूम करके कुछ भी लिख ली, एंड वही सेम प्रॉपर्टी अगर आप मेजर करो इन द डायरेक्शन ऑफ वाई टू एक्स टू, तो क्या फर्क आएगा? एक्स वाई डायरेक्शन में एज यू कैन सी ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी, ए बी ए बी ए बी, दिस इज द पैटर्न इन द एक्स वाई डायरेक्शन। बट अगर वही प्रॉपर्टी मैं x2 y2 में मेजर करूं तो x2 y2 डायरेक्शन में एज यू कैन सी सिर्फ a ही आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ x2 y2, a एंड a। तो कोई प्रॉपर्टी अगर xy डायरेक्शन में मेजर की जाएगी दैट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट इफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ x2 y2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी का पैटर्न मिल रहा है और यहाँ पे पैटर्न इज डिफरेंट, दैट इज a फॉलोड बाय a फॉलोड बाय a। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस टाइप की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। देखो लिखा हुआ है ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शंस। इसके अलावा हम ऑल भी डायरेक्शंस मेजर कर सकते हैं। उस डायरेक्शन में अगर आप प्रॉपर्टी मेजर करोगे तो एक्स वाई डायरेक्शन में मेजर प्रॉपर्टी एंड x2 y2 में मेजर डायरेक्शन प्रॉपर्टी के डिफरेंट होगी। तो इस टाइप का जो कलेक्शन होता है, इस टाइप की जो टेंडेंसी होती है, वो किन टाइप के सॉलिड्स में शो होती है? इस टाइप की टेंडेंसी, इस टेंडेंसी का नाम है
एनिसोट्रॉपिक टेंडेंसी, इस टाइप की टेंडेंसी हमें यूजुअली मिलती है किस टाइप के सॉलिड्स में? we usually see these type of characteristics in the crystalline solid. इसलिए I have mentioned crystalline solids are anisotropic in nature. Crystalline solids are anisotropic in nature. अब इसका vice versa देखो, isotropic. Isotropic means all the measurable properties such as electrical conductivity, thermal conductivity, etc. are same in all direction. है ना? अब इसका जस्ट vice versa एग्जांपल लिया वो मैंने, अब उसको ड्रॉ करके देख. Let me change the pen color. Okay, fine, great. We are good to go. A, B, 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 A. यहाँ पे कोई भी रेंडमनेस आप दिखा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई भी सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं. इसके बाद फिर से B आएगा, इसके बाद B. कोई भी कुछ भी कैसे भी लिख दीजिए, कितना अच्छा ऑप्शन आपके लिए ना, जिधर मर्जी जो मर्जी लिख दीजिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं. फटाफट फटाफट मैं क्रिस्टल ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करता हूँ चीजों को. बस जस्ट वेट फॉर few more seconds because this is a recorded session. तो मैं आपको अपना 110% देने की कोशिश कर रहा हूँ. I hope you are liking this lecture. Okay, we are good to go. So I have drawn this particular structure. तो आप अगर मेजरेबल प्रॉपर्टी मेजर करो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो राइट, आप अब मेजरेबल प्रॉपर्टी मेजर करो इन दिस डायरेक्शन और उसको मेजर करो इन दिस डायरेक्शन में. तो किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी आप मेजर करोगे तो हमेशा सेम ही रहने वाली है, बिकॉज आई एम नॉट डैम श्योर यहाँ पे कि यहाँ पे ए बी के बाद ए बी ही आने वाला है. यहाँ ए बी के बाद बी भी आ सकता है, बी के बाद ए भी आ सकता है. तो यहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, इसीलिए आई कैन नॉट से अगर कोई प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में मेजर की गई है और कोई प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में मेजर की गई है तो उनमें कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा. ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? दीज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी. दिस इज आइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक मतलब सेम इन ऑल द डायरेक्शन. इसका जस्ट वाइस वर्सा है एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी. इसको एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बोल लेंगे. अब दिस पर्टिकुलर केस जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है एनाइसोट्रोपिक में क्या है कि यहाँ पे डेफिनेटली ए के बाद बी, 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 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा. और यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्रिस्टल खत्म हो गया है. दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल. बी के बाद फिर से ए आएगा, डेफिनेटली ए के बाद फिर से बी आएगा. तो एक्स वाई डायरेक्शन में आई एम डैम श्योर ए बी ही आएगा. और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स टू वाई टू आई एम डेफिनेटली श्योर अब सिर्फ ए ही आएगा, जबकि ऐसा इस केस में नहीं है. एंड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज शोन बाय एमोर्फस सॉलिड्स. दो इंपॉर्टेंट चीज कि आइसोट्रोपिक मतलब all the measurable properties are same in all directions and they are shown by amorphous solids. And isotropic means all the measurable properties are not same in all direction and that is shown by crystalline solids. ठीक है, अब ये होता है आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक. अब हम देखने जा रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड. फटाफट एक बार रिकैप करते सारी चीजों को. व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप. अभी हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो शेप होता है वो डेफिनेट और सिमेट्रिक होता है, और amorphous solid में there is a randomness, that is the irregular shape is written. The next point is they melt at a sharp and characteristic temperature. अगर आप किसी characteristic solid को heat करना start करोगे तो एक particular temperature के बाद definitely वो melt होना start कर देगा या boil होना start कर देगा. Melting point जैसे NaCl, I have taken the example of NaCl. तो NaCl is a crystalline solid. तो usually आप NaCl को जब heat करोगे तो एक particular temperature के बाद वो automatically melt होना start हो जाए, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड में, तो उसको आप टेम्परेचर दोगे ऑटोमेटिकली मेल्ट होके बहने लगेगा. राइट, तो उसका करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है. इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर. अब अमोर्फस सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या?
प्लास्टिक्स एंड ग्लासेस। अब प्लास्टिक को जलाना तो सबने अच्छा लगता होगा, अपने बचपन में, इनफैक्ट अभी भी आप बचपन में ही हो, तो कभी भी आप प्लास्टिक को बंद करके देखना, तो डेफिनेटली उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरीके के, कभी वो सॉफ्टनिंग हो जाता है, कभी वो हार्ड हो जाता है ना। प्लास्टिक को इनिशियली बंद करो तो हल्का हल्का सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद और उसको बंद करोगे तो कभी कभी उसमें से कुछ गैसेस निकलने लगती हैं, कभी कभी वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है, कभी कभी वो सॉलिड हो जाता है ना। तो प्लास्टिक और रबर या ग्लास को कभी भी आप हीट करोगे तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो बॉयल या मेल्ट होने स्टार्ट कभी नहीं होते। बॉइलिंग तो दूर की बात है, मेल्ट होने स्टार्टिंग होते हैं। जैसे आप प्लास्टिक को जला के देख लीजिए, वो किसी टेम्परेचर के बाद सटैक से या तुरंत ही शार्पली वो मेल्ट नहीं होगा। आपने प्लास्टिक को कई बार जलाया है ना, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आप जरूर याद रखें। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट क्या है, व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कट विद अ शार्प एज टूल, मतलब किसी शार्प एज टूल से अगर उसे कट किया गया नाइफ या किसी और चीज से, दे स्प्लिट इनटू टू इक्वल पीसेस। डेफिनेटली एक NaCl का क्रिस्टल था, उसको आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। द न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ। अगर आपने किसी सॉलिड को ब्रेक किया, उसको किसी शार्प टूल से काटा और उसके दो पीसेस के जो सर्फेसेस है अगर वो एकदम स्मूथ है एंड प्लेन है, देन यू कैन से कि दैट पर्टिकुलर सॉलिड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसका वाइसा वर्सा क्या है, अब जब एमॉर्फस सॉलिड को आप किसी शार्प टूल से कट करोगे तो डेफिनेटली इट गोना ब्रेक इनटू टू पर्टिकुलर पीसेस, बट जो टू पीसेस होंगे उनका जो कटिंग सरफेस होगा वो इरेगुलर होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इस चीज का, अब आप कोई भी इरेजर लो जो आप यूज करते हो उसको ब्लेड से कट करो, अब कट करने के बाद जो उसका सरफेस है उसे ऑब्जर्व करो, वो कभी भी स्मूथ सरफेस नहीं आएगा, उसमें कोई ना कोई आपको लाइन से कुछ ना कुछ जरूर पड़ा हुआ मिलेगा। स्मूथ सरफेस मतलब जस्ट लाइक मेटेलिक फिनिश जिसे बोलते हैं, बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, तो कोई इस टाइप का फिनिश है, स्मूथ फिनिश नहीं आएगा व्हेन यू कट योर इरेजर इनटू टू पीसेस। डेफिनेटली ट्राई करके देखो, यू कैन ट्राई दिस एट योर होम। Crystalline solid में नेक्स्ट एग्जांपल इज दे आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, दैट मींस अगर हम किसी प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करेंगे, दे आर नॉट गोना मेजर्ड एज सेम। और इसका अपोजिट एमॉर्फस सॉलिड्स में दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब इनकी कोई भी प्रॉपर्टीज अगर किसी भी डायरेक्शन में मेजर करोगे दे आर गोना बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, बट एमॉर्फस सॉलिड्स को हमेशा स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आपने कभी अगर सरकारी बसेस में ट्रेवल किया होगा तो यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्लाइड द विंडोज फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन में आपका विंडो रखा हुआ है उसको पुश करने में काफी टाइम लगता है। मैं सरकारी बसेस की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दे आर क्वाइट ओल्ड। और जो ग्लास है दैट इज एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। इसीलिए तो जो ग्लासेस होते हैं उनको पुश करने में व्हाई वी नीड सो मच फोर्स, जबकि नए घरों पे या जो ना जहाँ जिन बसेस में नए ग्लास इंस्टॉल्ड है दे आर क्वाइट स्मूथ। बट विद द पैचेस ऑफ टाइम क्या होता है, जो ग्लास है, ग्लास इज आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स, तो उनका फ्लो स्टार्ट हो जाता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ग्रेविटी। और वो फ्लो इतना ज्यादा स्लो होता है कि वी कैन नॉट सी और मेजर इन द टाइम, हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही कोई ग्लास इंस्टॉल किया किसी बस में या किसी घर में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट मीन्स अगर आप उस चीज को 5 से 10 सालों में या 20 ईयर्स में मेजर करोगे तो व्हाट यू गोना से इज कि जो ग्लास नीचे की तरफ है वो थोड़ा थिक हो गया है, तो जो ग्लास ऊपर की तरफ है वो थोड़ा थिन हो गया है। तो थोड़ा सा मटेरियल ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ फ्लो आके आ चुका है। इसीलिए amorphous solid is considered as pseudo solid। pseudo means false, इसलिए amorphous solid को हम pseudo solids बोलते हैं एंड या फिर उन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। तो सरकारी बसेस के ग्लासेस बीच में स्टक क्यों होती हैं आगे पीछे मूव करते समय, बिकॉज दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नीचे थिक हो जाते हैं ऊपर थिन हो जाते हैं। तो जो उनका सांचा होता है जिसमें वो फिट किया जाता है वो उसके रिस्पेक्ट में बहुत अच्छे से मूव नहीं कर पाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस। और दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब यहाँ पे आपको चीज अगर रिपीटेडली मिल रही है तो वो पूरे इंटायर क्रिस्टल के लिए आइडेंटिफाइड है, बट यहाँ पे ऐसा अमॉर्फस सॉलिड्स में बिल्कुल भी नहीं। So these are the differences between crystalline and amorphous solids. अब the next point is classification of crystalline solids. अब crystalline solids का classification हम पढ़ेंगे तो on the basis of intermolecular forces, intermolecular forces के basis पे I can
classify the crystalline solids into the four categories. What are that? The first is molecular solids, second is ionic solids, third is metallic solids, and the last is covalent or network solid. अब वन बाय वन इनके एग्जाम्पल और इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं. वेरी फर्स्ट इज मॉलिकुलर सॉलिड्स. मॉलिकुलर सॉलिड मीन्स मॉलिकुलर सॉलिड्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो मॉलिकुलर सॉलिड्स के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना. नाम से ही पता लग रहा है मॉलिकुलर सॉलिड्स, दैट मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट. बाकी मॉलिकुलर सॉलिड्स को और अच्छे से स्टडी करने के लिए वी कैन फर्दर डिवाइड इट इनटू द फोर कैटेगरीज. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड्स दैट वी गोना स्टडी? First is non-polar molecular solids, second is polar molecular solids, and third is hydrogen bonded molecular solids. इनके नाम से ही क्लासीफाई हो रहा है कि what they gonna give us, but फिर भी एक बार फटाफट इनको अच्छे से इनके कुछ essential points देख लेते हैं in the next slides. Non-polar molecular solids, molecular solid का first part हम पढ़ रहे हैं. तो these are the containing atoms. Non-polar का मतलब इसमें कोई भी polarity नहीं है. यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है आर्गन एंड हीलियम का. आर्गन के बारे में आप सबको पता है. आर्गन आर्गन इज अ नोबल गैस. नोबल गैस मतलब इसके लास्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कभी भी डाइमराइज नहीं होता. ये सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए आर्गन एज वेल एज हीलियम दे आर कंसिडर्ड एज नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. अब आपको ये डाउट आएगा कि सर आर्गन एंड हीलियम को हम सॉलिड्स कैसे बोल सकते हैं? हाउ वी कैन कंसीडर देम एज सॉलिड्स? तो बच्चों द आंसर इज कि किसी न किसी टेम्परेचर पे आर्गन एंड हीलियम को हम सॉलिड्स में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लिक्विड नाइट्रोजन, है ना. लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे तो गैसियस फेज में, बट अगर उसको बहुत कम टेम्परेचर पे लेके जाएं तो कभी ना कभी लिक्विड फॉर्म में जरूर कन्वर्ट होगी. ठीक है, तो इसीलिए आर्गन और हीलियम को सॉलिड्स इसलिए मान रहे हैं बिकॉज वी आर कंसिडरिंग देम कि वो इस टेम्परेचर पे हैं कि वो सॉलिड्स ही नहीं. अदरवाइज हमेशा पता रखना कि आर्गन एंड हीलियम आर गैसियस इन रूम टेम्परेचर. ये सॉलिड्स हैं, इसलिए हम नॉन मोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इनको कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब इसके बाद मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स. अब नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड से जो मॉलिक्यूल्स बने हैं जैसे हाइड्रोजन, Cl2 एंड आयोडीन, ये सब बहुत ही अच्छे एग्जांपल और सिंपल एग्जांपल्स हैं. जैसे हाइड्रोजन को ड्रॉ करना है तो हाइड्रोजन का एक एटम, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का एक एटम, है ना. यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के दो एटम आसपास में एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं. तो नॉन पोलर क्यों है? यहाँ पे भी Cl और Cl सिंगल बॉन्ड Cl. अब दोनों में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, सो देयर इज नो पोलैरिटी. पोलैरिटी का मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल दोनों के बीच में ही रहेंगे, वो किसी भी क्लोरीन की तरफ पुल या पुश नहीं होंगे, बिकॉज दोनों ही क्लोरीन एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. तो जो लोन पेयर है या जो बॉन्ड पेयर है, जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसी भी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट नहीं होगा. तो दैट इज व्हाई देयर is no polarity between Cl2. Similarly, आयोडीन जो है I सिंगल बॉन्ड I, इसमें भी कोई पोलैरिटी हमें मिलने वाली नहीं. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल हैं सारे के सारे. बाकी नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर हेल्ड बाय द वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस. आपने 11th में एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लंदन फोर्सेस इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, है ना. दीज आर द सेकेंडरी टाइप्स ऑफ फोर्सेस जिनकी बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है, ये काफी वीक फोर्सेस होते हैं. एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, ये एक आयोडीन मॉलिक्यूल है. इन दोनों आयोडीन मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगने वाला फोर्स है, उन टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं वीक वॉन डेर वाल लंदन फोर्सेस. वीक मतलब उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका एक्सटेंट बहुत कम है. They are soft and non-conductors of electricity. This is one of the characteristics that you are supposed to remember. They are having low melting points. क्यों low melting points क्यों है? Because they are connected with the very weak dispersive force जिसे हम London forces भी बोलते हैं. And the last example is they are liquid or gaseous at room temperature because उनके बीच जो force of attraction है that is quite weak. So these are the non-polar molecular solids. Next is पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स मतलब जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया. अब HCl और SO2 क्या है? हियर यू कैन सी HCl को अगर मैं ड्रॉ करूं तो H सिंगल बॉन्ड Cl. यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव.
हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, देयर इज अ पोलैरिटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरीके से हम एरो बना सकते हैं। सिमिलरली SO2 ऑल्सो, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड, मैंने सिर्फ इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन विद पार्शियल नेगेटिव, सल्फर विद पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव, सल्फर पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी आप पोलैरिटी देख रहे हैं। These are the formed by polar covalent bond. बाकी they are held together by relatively stronger dipole dipole interaction. Dipole dipole interaction का मतलब ये भी आपने पढ़ा हुआ है in the 12th class। बाकी एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे this is a dipole, पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर भी एक डाइपोल आएगा। अब नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो ये जो इंटरेक्शन है, दिस वन इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन है नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, दिस इंटरेक्शन, इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल के साथ इंटरेक्शन। दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोट ऑफ नॉन पोलर, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के से बेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये थोड़ा सा बेटर है नॉन पोलर से, इसीलिए जो रूम टेम्परेचर पे इनका जो फेज है दैट इज गैसियस और लिक्विड। एग्जांपल्स क्या है, सॉलिड SO2 एंड सॉलिड अमोनिया आर द एग्जांपल्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और वो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बात करेंगे, एंड दोज आर कंसीडर्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एज वी ऑल नो कि बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बेसिकली हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेते हैं, तीन, कौन कौन से, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट that we can have। ठीक है, तो these are the most electronegative atom that we can have, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इनके बीच जो बॉन्ड्स होंगे और जो इनसे प्रोड्यूस सॉलिड्स होंगे, दे आर कंसिडर्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है H2। बाकी जो इसकी सॉफ्ट प्रॉपर्टीज हैं दे आर ऑलरेडी मेंशन इन द स्लाइड, बहुत ज्यादा इन पे डिटेल पे जानने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट इज आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स का मतलब क्या है, आयोनिक सॉलिड्स का मतलब है दे आर मेड अप ऑफ आयंस। आयंस का मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इंटरेक्शन से बने। एग्जांपल्स में एज यू कैन सी मैंने एग्जांपल कोट किया हुआ है, जैसे NaCl CaCl2 है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जब Na का क्रिस्टल हो Na होगा, इसके साथ साथ एक Cl नेगेटिव इज आल्सो देयर। Cl नेगेटिव का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो डेफिनेटली गोना वर्क। तो these are the found by three dimensional arrangement of the cations and anions, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बाउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स का मतलब जो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कोलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। कोलम्बिक क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एनालिसिस है सबसे पहले कूलम ने किया था। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। बाकी बहुत ज्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द आयंस, इसलिए दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर एज वेल एज दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, बिकॉज इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो काफी अच्छा है। सिंपल सा है, एग्जांपल्स आर NaCl, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इज मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स का मतलब क्या है, अब मेटेलिक बॉन्डिंग आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी 11 के 4th चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में। तो उसमें आपने देखा होगा कि पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड आयन, डीलोकलाइज्ड आयन होते हैं, उसके बीच में एक पॉजिटिव आयन पड़ा होता है, चारों तरफ आयंस आयंस आयंस, बीच में पॉजिटिव चार्ज पड़े होते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग ही है मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल्स। मेटेलिक बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग। अब मेटल्स कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी यहाँ पे, दे आर हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब जो मेटल्स होते हैं, व्हाट अबाउट देयर कंडक्टिविटी, दे आर कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल एज इन द मॉल्टन स्टेट। और जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट आर फेयरली हाई। एग्जांपल्स क्या है, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड मैग्नीशियम। तो मेटेलिक सॉलिड मतलब
जो मेटल्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज मेटल्स की सारी सारे मेटेलिक सॉलिड्स में आ जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इनमें से सिंपल सा एग्जांपल है, एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ है मेरा डायमंड का। दिस इज द डायमंड। जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के बारे में आपको पता होगा, इसका शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये आपने पी ब्लॉक फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा इन द 11th। यहाँ पे दिख भी रहा है क्या, ये एक शीट है, उससे पैरेलल में दिस इज आल्सो वन शीट, दिस इज आल्सो वन शीट। अगर मेरा आपको वीडियो दिख रहा है, यू कैन सी दिस इज फर्स्ट शीट, दिस इज सेकंड शीट, इसके बाद एक और शीट, हेक्सागोनल शीट होती है, फाइन। तो ये हो गया नेटवर्क सॉलिड। मतलब ऐसे खूब सारी शीट्स मिलके ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल बनता है, ऐसे ही डायमंड का भी जायंट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे इन टाइप के सॉलिड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इनके जायंट जायंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब फटाफट इनकी एक बार प्रॉपर्टीज देख लें। दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। डेफिनेटली डायमंड और ग्रेफाइट के लिए कार्बन हम यूज करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जो ये जो डॉट दिख रहा है ब्लू कलर का, दिस इज कार्बन एटम, और जो दूसरा ब्लू कलर का डॉट है, दिस इज ऑल्सो कार्बन एटम। और ये दोनों एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। दे आर इंसुलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज नॉट इंसुलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए मैंने ग्रेफाइट के आगे क्रॉस लगाया हुआ है, बट डायमंड इज इंसुलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। दे आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एज यू कैन नो डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल। इनका बॉइलिंग पॉइंट 32 से 3800 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली होता है। अब दे आर क्वाइट हार्ड इन नेचर। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल दैट फॉर्म, है ना, डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, लेकिन ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट। ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है? बिकॉज इसका जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, दे यूज टू रब ओवर ईच अदर, इसलिए ग्रेफाइट कैन आल्सो एक्ट एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसे क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, कार्बन डायमंड एंड कार्बन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो फिलहाल इन दिस लेक्चर वी हैव फिनिश्ड the type of solids, crystalline and apportionment difference. I hope you like this lecture. Thank you.